हर आदमी जो धन का मतलब समझता है वह धन चाहता है, परंतु केवल चाहने भर से दौलत नहीं मिल जाती। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। अगर दौलत हासिल करने की योजना बनाई जाए या निश्चित तरीके खोजे जाए, और अगर उन योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटे रहा जाए और असफलता को पहचानने से इनकार कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। प्रबल इच्छा को सोने में बदलने के 6 तरीके। अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। इस तरीके में 6 निश्चित प्रैक्टिकल कदम है। पहला, अपने दिमाग में पैसे की वह निश्चित मात्रा सोच ले जिसे हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा है। केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है, मैं ढेर सारा पैसा चाहता हूँ। कोई निश्चित रकम सोचे। इस इस निश्चित रकम के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे मैं बाद वाले अध्याय में विस्तार से स्पष्ट करूँगा। दूसरा, यह तय कर ले कि जिस पैसे की आप में प्रबल इच्छा है, इसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे। सच तो यह है कि इस दुनिया में मुफ्त में कोई चीज़ हासिल नहीं होती। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय कर ले जब तक आप अपनी इच्छित धनराशि प्राप्त कर लेंगे। चौथा, एक निश्चित योजना बना ले कि आप किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे, और फिर चाहे आप तैयार हो या न हो, एकदम काम में जुट जाएं और इस योजना को कार्य रूप में ले आएं। पांचवा, आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं, उसकी समय सीमा, आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं, और वह योजना जिसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं, इन सब का स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा लिख लें। छठवा, अपने लिखे हुए ब्यौरे को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप पढ़ें तो यह अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना पैसा अभी हाल में मौजूद है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 कदमों को बताए गए निर्देशों का पालन करें। यह विशेष महत्वपूर्ण है कि आप छठे कदम के निर्देशों का अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए यह विश्वास करना असंभव है कि आपके पास उतना पैसा अभी हाल में मौजूद है। यहाँ पर प्रबल इच्छा आपकी सहायता करेगी। अगर आप में सचमुच अमीर बनने की प्रबल इच्छा होगी और ये इच्छा एक दीवानगी बन जाएगी, तो आपको खुद को ये विश्वास दिलाने में जरा भी कठिनाई नहीं आएगी कि आप इसे हासिल कर लेंगे। लक्ष्य है अमीरी का प्रबल इच्छा, और इसे हासिल करने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित होना कि आप खुद को ये विश्वास दिला सके सिखा सके कि वह धनराशि अभी हाल आपके पास मौजूद है। क्या आप करोड़पति होने की कल्पना कर सकते हैं? यह निर्देश सिर्फ किसी अज्ञानी आदमी को ही प्रैक्टिकल नहीं लगेंगे, क्योंकि वह मानव मस्तिष्क के कार्य करने के सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ लोग इन 6 कदमों की ताकत को पहचानने में असफल रहते हैं। उन लोगों को यह जानना चाहिए कि यह जानकारी एंड्रयू कार्नेगी से हासिल की गई है, जिन्होंने स्टील में साधारण मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया था, परंतु अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन सिद्धांतों की बदौलत उन्होंने $10 करोड़ से अधिक की दौलत कमाई। आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि थॉमस एडिसन ने यहाँ सुझाए गए 6 कदमों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया था और उन पर अपनी सहमति की मोहर लगाई थी। उनका तो यहाँ तक कहना था कि वह सिद्धांत न सिर्फ दौलत कमाने के लिए अनिवार्य है, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनिवार्य है। इन सिद्धांतों में किसी कठिन मेहनत की जरूरत नहीं होती। यह आपसे कोई बलिदान नहीं मांगते। वे यह नहीं चाहते कि आप मूर्ख या अति विश्वासी बन जाएं। इन पर अमल करने के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि आप उच्च शिक्षित हो, परंतु इन 6 कदमों को सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए आप में पर्याप्त कल्पना शक्ति होना अनिवार्य है, ताकि आप यह देख सकें और समझ सकें कि अमीर बनना किस्मत या संयोग या अवसर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हर इंसान को यह समझ लेना चाहिए कि जिन लोगों ने ढेर सारी दौलत इकट्ठी की है, उन्होंने दौलत पाने से पहले काफ़ी सपने देखे हैं, आशाएं संजोई है, प्रबल इच्छाओं और योजना का सहारा लिया है। यहीं पर आप यह भी जान लें कि आप ढेर सारी दौलत कभी नहीं कमा सकते अगर आप में अमीर बनने की प्रबल इच्छा नहीं है, और अगर आप में वास्तव में विश्वास नहीं करते कि दौलत आपके पास होगी। महान सपनों की शक्ति। अमीरी की दौड़ में हमें यह जानकर प्रोत्साहन मिलता है कि आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में नए विचारों, काम करने के नए तरीकों, नए लीडर्स, नए आविष्कारों, शिक्षण के नए तरीकों,
मार्केटिंग की नई तकनीकों, नई पुस्तकों, नए साहित्य, टेलीविज़न के लिए नए फीचर्स, फिल्मों के लिए नए विचारों की काफ़ी मांग है। नई और बेहतर चीज़ों की इस मांग के पीछे एक ऐसा गुण है जो जीतने के लिए अनिवार्य है, और वह है निश्चित लक्ष्य। ये जानना कि आप क्या चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रबल इच्छा। दौलत इकट्ठी करने की प्रबल इच्छा के साथ हमें यह याद रखना होगा कि दुनिया के सच्चे लीडर्स हमेशा वही लोग रहे हैं जिन्होंने छुपे हुए अवसरों की अदृश्य शक्तियों का दोहन किया है, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया है, जिन्होंने विचारों की शक्तियों को गगनचुंबी इमारतों, शहरों, फैक्ट्रियों, हवाई जहाज़ों, वाहनों और सुख सुविधाओं में बदला है। अमीर बनने की योजना बनाते समय आप सपने देखने वाले को तुच्छ न समझें। नहीं आप किसी दूसरे आदमी की बातों में आए जो आपको ये समझाना चाहता हो कि सपने देखना मूर्खता है। बदली हुई दुनिया में महान सफलता हासिल करने के लिए आपको अतीत के सफल लोगों के सूत्रों पर चलना होगा, जिनके सपनों ने मानव जाति को बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें दी हैं। वे सूत्र जो हमारे देश की धमनियों में रक्त की तरह प्रवाहित हो रहे हैं। ये सूत्र है अवसर को पहचानना और अपनी प्रतिभा को विकसित करके उसकी मार्केटिंग करना। आप जो काम करना चाहते हैं अगर वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं तो फिर आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अपने सपने को सामने रखिए और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपकी अस्थायी असफलता पर लोग क्या कहेंगे। लोग शायद यह नहीं जानते कि हर असफलता के भीतर उतनी ही बड़ी सफलता का बीज भी छुपा होता है। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे बल्ब का सपना देखा जो बिजली से जले, और उन्होंने अपने सपने को भौतिक स्वरूप देने का काम शुरू कर दिया। वे 10,000 बार असफल हुए, परंतु वे अपने सपने को साकार करने में जुटे रहे जब तक कि सपना सच नहीं हो गया। प्रैक्टिकल सपनदर्शी मैदान छोड़कर नहीं भागते। वेलन ने सिगार स्टोर्स की चेन का सपना देखा और वो उसे साकार करने में जुड़ गए। आज यूनाइटेड सिगार स्टोर्स के पास अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ नुक्कड़ हैं। राइट बंधुओं ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो हवा में उड़ सके। आज हम दुनिया भर में प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि उनका सपना वास्तव में दमदार था। मार्कोनी ने एक ऐसे सिस्टम का सपना देखा जो वायु की अनजानी शक्तियों को दोहन करे। दुनिया के हर रेडियो और टेलीविज़न सेट में हमें इस बात का प्रमाण मिल जाता है। उनका सपना व्यर्थ नहीं था। आपको ये जानकारी रोचक लगी कि जब मार्कोनी ने लोगों को बताया कि उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत खोजा है जिसके द्वारा वो बिना किसी तार की मदद के हवा में संदेश भेज सकते हैं, तो मार्कोनी के दोस्तों ने उसे हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक अस्पताल में उनका चेकअप करवाया। आज के स्वप्नदर्शी बेहतर स्थिति में हैं। दुनिया में आज ऐसे प्रचुर अवसर पड़े हैं जो अतीत के स्वप्नदर्शियों को नसीब नहीं हुए थे। अपने सपनों को किस तरह लॉन्चिंग पैड से ऊपर भेजें। बनने और करने की प्रबल इच्छा वह शुरुआती बिंदु है जहाँ से स्वप्नदर्शी को अपनी ऊपर की यात्रा शुरू करनी है। महत्वाकांक्षा के अभाव, उदासीनता या आलस से सपने पैदा नहीं होते। याद रखें, जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्हें पूरी शुरुआत का अनुभव हुआ है, और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी राह में बहुत सी बाधाएं आई हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आमतौर पर किसी संकट के समय आता है, जिस समय उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व का पता चलता है। जॉन बनियन ने अंग्रेजी साहित्य की अमर पुस्तक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तब लिखी जब वे अपने धार्मिक विचारों की वजह से जेल में कैद थे। ओ हेनरी ने अपने मस्तिष्क में सोई अपनी प्रतिभा को तब जाना जब उन पर दुर्भाग्य का पहाड़ टूटा। उन्हें ओहियो में कैद खाने में डाल दिया गया। दुर्भाग्य के कारण ही उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए विवश होना पड़ा, और अपनी कल्पनाशीलता के प्रयोग द्वारा उन्होंने ये पाया कि वे दुखी, अपराधी और असम्मानित व्यक्ति के बजाय महान लेखक बन सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस शुरू में बोतलों पर लेबल चिपकाने का काम करते थे। पहले प्रेम की असफलता ने उनकी आत्मा की गहराई को भेद दिया, उन्हें विश्व के महानतम लेखक की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस त्रासदी की वजह से पहले तो डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया, इसके बाद कई अन्य उपन्यास लिखे गए जिन्होंने पाठकों के जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाया। हेलन केलर जन्म के कुछ समय बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई। अपने महानतम दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के महानतम लोगों में अपना नाम दर्ज कराया। उनका पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं करता। रॉबर्ट बर्न्स एक अशिक्षित देहाती युवक थे। वे गरीबी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे, इसी कारण वे शराबी बने, परंतु उनके कारण आज दुनिया पहले से बेहतर है, क्योंकि अपने विचारों को कविता में बदल दिया और कांटे उखाड़ कर उनकी जगह पर एक गुलाब रख दिया।
बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, परंतु उनके नाम अमर है क्योंकि उन्होंने सपने देखे, उन सपनों को क्रमबद्ध विचारों में बदला। किसी चीज़ की चाह रखने और उसके लिए तैयार रहने में फ़र्क होता है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि उसे हासिल करने का विश्वास न हो। ये मानसिक अवस्था कामना या आशा की नहीं बल्कि विश्वास की मानसिक अवस्था होती है। विश्वास के लिए आपको अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा। बंद मस्तिष्क में न तो आस्था होती है, न ही साहस और विश्वास। याद रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। एक महान कवि ने एक शाश्वत सत्य को इन पंक्तियों में बखूबी समझाया है। मैंने ज़िंदगी से चबन्ने का सौदा किया और ज़िंदगी ने मुझे इससे ज़्यादा नहीं दिया। हालांकि जब शाम को मैंने अपनी मजदूरी गिनी तो मैंने और ज़्यादा पैसे मांगे। ज़िंदगी एक न्यायप्रिय मालिक है, यह आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं। परंतु एक बार आप अपनी मजदूरी तय कर लेते हैं तो फिर आपको उतने पर ही काम करना पड़ता है। मैं एक मजदूर की तनख्वाह पर काम करता रहा। मैंने यही सीखा और सोचकर निराश हुआ कि मैं ज़िंदगी से जो भी तनख्वाह मांगता, ज़िंदगी मुझे खुशी खुशी वही दे देती। इच्छा प्रकृति को हरा सकती है। इस अध्याय के अंत में मैं एक असाधारण व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहूँगा। मैंने उसके पैदा होने के कुछ मिनटों बाद उसे पहली बार देखा। जब वह इस संसार में आया तो उसके कान नहीं थे, और जब डॉक्टरों से जोर देकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बच्चा जीवन भर बहरा और गूंगा रहेगा। मैंने डॉक्टर के राय को चुनौती दी। मुझे ऐसा करने का अधिकार था। मैं बच्चे का पिता था। मैं भी एक निर्णय पर पहुंचा और मैंने भी अपनी राय दी, परंतु मैंने अपनी राय को अपने दिमाग में ही सोचा, इसे अपने दिल तक ही रखा। अपने दिल में मैं जानता था कि मेरा पुत्र सुनेगा भी और बोलेगा भी। किस तरह? मुझे विश्वास था कोई ना कोई तरीका तो होगा, और मैं जानता था कि मैं वह तरीका ढूंढ लूँगा। मैंने अमर इमर्सन के इन शब्दों को याद किया। सारी की सारी दुनिया में हमें आस्था सिखाती है। हमें सिर्फ आज्ञा पर माननी है। हम में से हर एक के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है, और केवल सुनने भर से हम सही शब्द सुन सकेंगे। सही शब्द, प्रबल इच्छा। यह इच्छा उस समय मेरे मन में किसी भी अन्य भावना से अधिक प्रबल थी कि मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं होना चाहिए। उस इच्छा से मैं जरा भी पीछे नहीं हटा, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मैं इस बारे में क्या कर सकता था, किसी तरह मैंने एक ऐसा रास्ता खोज लिया जिससे मैं अपने बच्चे के मस्तिष्क में वही प्रबल इच्छा भर दूं जो मेरे मस्तिष्क में थी। इस बात की प्रबल इच्छा कि वह बिना कानों के भी सुनने के तरीके खोजने में जुटा रहे। जैसे ही बच्चा इतना बड़ा हुआ कि वह मेरे साथ सहयोग कर सके, मैं पूरी तरह सुनने की प्रबल इच्छा को उसके दिमाग में भरने लगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि प्रकृति इस प्रबल इच्छा को शारीरिक यथार्थ में बदल देगी। ये सारा चिंतन मेरे अपने मस्तिष्क में चलता रहा, परंतु मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई। हर दिन मैं खुद से किए गए वादे को दोहराता रहा। मेरा पुत्र बहरा गूंगा नहीं रहना चाहिए। जब वह बड़ा हुआ और अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगा तो हमने पाया कि उसमें सुनने की थोड़ी शक्ति तो थी। जब वह उस उम्र में पहुंचा जब बच्चे आमतौर पर बोलना शुरू करते हैं, तो उसने बोलने की कोई कोशिश नहीं की, परंतु उसकी हरकतों से हम समझ जाते थे कि वह कुछ आवाज़ों को थोड़ा बहुत सुन सकता था। मैं इतना ही तो जानना चाहता था। मुझे विश्वास था कि अगर वह जरा सा भी सुन सकता था तो उसकी सुनने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसे मुझे आशा बंधी। यह एक अनपेक्षित संयोग था, एक दुर्घटना जिसने जीवन बदल दिया। हम एक रिकॉर्ड प्लेयर लाए। जब बच्चे ने इसका संगीत पहली बार सुना तो वह तो खुशी के मारे पागल हो गया। उसने उस मशीन पर कब्जा कर लिया। एक बार वह रिकॉर्ड प्लेयर के सामने खड़े होकर उस रिकॉर्ड को 2 घंटे तक सुनता रहा। उसके दांत उस मशीन के किनारे पर जकड़े हुए थे। उसकी इस आदत का महत्व हमें कई वर्षों तक समझ में नहीं आया, जब तक कि हमें ध्वनि के बोन कंडक्शन के सिद्धांत के बारे में पता नहीं चला। रिकॉर्ड प्लेयर पर उसके कब्जे के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि अगर मैं उसके सिर के नीचे की तरफ वाली हड्डी पर अपने होंठ लगाकर कुछ बोलूं तो वह मेरी बात को साफ साफ सुन सकता है। यह पता चलने के बाद वह मेरी आवाज़ को साफ सुन सकता है। मैंने तत्काल उसके मस्तिष्क में सुनने और बोलने की इच्छा को भरना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी ये जानकारी मिली कि बच्चे को बेड टाइम कहानियों में मज़ा आता है, इसलिए मैंने ऐसी कहानियाँ लिखी जो उसे स्वावलंबन, कल्पना शक्ति और सुनने तथा सामान्य बनने की तीव्र इच्छा विकसित करने का संदेश दे सके। खास तौर पर मैंने कहानी पर जोर दिया जिसे मैं उसे बार बार नए और नाटकीय अंदाज में बदल बदल कर सुनाता रहा।
मैं इस कहानी के द्वारा उसके मस्तिष्क में ये विचार बोना चाहता था कि उसकी शारीरिक स्थिति दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक छुपा हुआ बहुमूल्य सौभाग्य है। हालांकि फिलॉसफी ने मुझे सिखाया कि हर दुर्भाग्य अपने साथ उतने ही बड़े सौभाग्य का बीज लेकर आता है। परंतु सच कहूँ तो मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि यह दुर्भाग्य किस तरह का सौभाग्य बन सकता है। उसने 6 सेकंड में एक नई दुनिया जीत ली। जब मैं पिछली बातें याद करता हूँ तो मैं अब ये देख सकता हूँ कि चूंकि मेरे पुत्र को मुझ पर विश्वास था, इसलिए उसे इतने चमत्कारी परिणाम मिले। उसने बिना सवाल पूछे मेरी हर बात मानी। मैंने उसके दिमाग में यह विचार बिठा दिया कि वो अपने बड़े भाई से ज़्यादा लाभप्रद स्थिति में है और उसे कई तरीक़ों से लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर स्कूल में टीचर जब देखेंगे कि उसके कान नहीं है, तो इस वजह से वे उसकी तरफ अधिक ध्यान देंगे, उसके साथ असाधारण दयालुता से पेश आएंगे। और सचमुच टीचर ने ऐसा ही किया। मैंने उसके दिमाग में ये विचार बिठा दिया कि जब वह पेपर बेचने लायक बड़ा हो जाएगा, उसका बड़ा बड़ा भाई पहले से ही पेपर बेचता था, तो उसे अपने भाई की तुलना में अधिक लाभ होगा, क्योंकि लोग उसके सामान से अधिक पैसे देंगे। जब लोग देखेंगे कि कान न होने के बावजूद वो इतना मेहनती और समझदार बच्चा है, तो वो उसके साथ अतिरिक्त सहानुभूति रखेंगे। जब वो 7 साल का हुआ, तो उसने पहली बार इस बात का प्रमाण दिया कि उसके दिमाग में मेरे बोए गए बीज अब फल देने लगे हैं। कई महीनों तक उसने अखबार बेचने की इच्छा जाहिर की, परंतु उसकी माँ इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने उसे ये काम करने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार उसने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। एक दोपहर जब वह घर में अकेला था, यानी नौकरों के सिवा वहाँ कोई नहीं था, तो वो किचन की खिड़की से बाहर निकला, जमीन पर कूदा और बाहर की तरफ चल पड़ा। उसने पड़ोस के जूते बनाने वाले से 6 सेंट की पूंजी उधार ली, अखबार खरीदने में इस पूंजी का निवेश किया, अखबार बेचे, फिर से निवेश किया और देर शाम तक वह इसी तरह बार बार निवेश करता रहा और अखबार बेचता रहा। आखिर अपने बही खाते को सही करने के बाद और अपने बैंकर से लिए 6 सेंट के उधार को वापस करने के बाद उसने अपना मुनाफा गिना, 42 सेंट। जब वो रात को घर लौटे तो हमने देखा कि वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है और 42 सेंट उसकी मुट्ठी में जकड़े हुए हैं। उसकी माँ ने उसकी मुट्ठी खोली, सिक्के निकाले और रो पड़ी। यह भी होना था। अपने पुत्र की पहली सफलता पर रोना रोना तो उचित नहीं था। मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। मैं खुलकर हंसा, क्योंकि मैं जानता था कि अपने बच्चे के दिमाग में मैंने आत्मविश्वास का रवैया विकसित करने का जो प्रयास किया था, मैं उसमें सफल हुआ था। उसकी माँ ने उसके पहले व्यावसायिक अभियान में देखा कि एक बहरा सा बच्चा सड़कों पर जाकर पैसे कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। मैंने उसमें एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी छोटे बिजनेसमैन को देखा, जिसका खुद में विश्वास 100% बढ़ गया था, क्योंकि वह अपनी मर्जी से बिजनेस में गया था और उसने सफलता हासिल की थी। इस सौदे से मुझे खुशी हुई, क्योंकि इससे मैं जान गया कि उसने जब अपने आत्मविश्वास और सफलता का वो प्रमाण दे दिया था जो जीवन भर उसका साथ देगा। छोटा बहरा बच्चा जो सुनने लगा। छोटा बहरा बच्चा स्कूल पास कर गया और बिना अपने टीचर के लेक्चर सुने कॉलेज भी पास कर गया। वह अपने टीचर की बात तभी सुन पाता था जब वे पास में खड़े होकर जोर से चिल्लाते थे। वो मूक बधिर बच्चों के स्कूल में पढ़ने नहीं गया। हमने उसे इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वह इशारों की भाषा सीखे। हमने संकल्प कर लिया था कि वह एक सामान्य जीवन जिएगा और सामान्य बच्चों के साथ रहेगा, और हम इस फैसले पर डटे रहे। हालांकि कई बार स्कूल के अधिकारियों ने इस बारे में हमारी काफ़ी बहस हुई। जब वह हाई स्कूल में था तो हमने बिजली से चलने वाले एक हियरिंग एड को आजमा कर देखा, परंतु उसे जरा भी फायदा नहीं हुआ। कॉलेज में उसकी आखिरी सप्ताह के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुई। से ये संयोग ही था कि उसे बिजली का एक और हियरिंग एड मिल गया, जो उसे बतौर ट्रायल भेजा गया था। वह अनमने ढंग से इसका परीक्षण करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि हियरिंग एड के मामले में पहले भी एक बार निराश हो चुका था। आखिरकार उसने उस यंत्र को उठाया और लापरवाही से अपने सिर पर जमा लिया, बैटरी को चालू किया और लो, जादू के एक झटके से वो सुनने लगा। जिंदगी भर से उसने आम लोगों की तरह सुनने का जो सपना देखा था, वो सच हो गया। जीवन में पहली बार वो उतनी ही स्पष्टता से सुन पा रहा था जिस तरह से आम लोग सुनते हैं। अपने हियरिंग एड की सफलता के अभिभूत होकर अपनी बदली हुई दुनिया की खुशी का इजहार करने के लिए उसने फ़ोन पर अपनी माँ से बात की, और उससे अपनी उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अगले दिन अपने क्लास में अपने प्रोफेसरों की आवाज़ को भी साफ सुना, और ऐसी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। पहली बार वो दूसरे लोगों के साथ बिना किसी बाधा के बातचीत कर सकता था। उसे कोई बात सुनाने के लिए
दूसरों को जोर से बोलने की अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। सचमुच उसकी दुनिया बदल चुकी थी। प्रबल इच्छा ने फल देना शुरू कर दिया था, परंतु जीत अभी पूरी नहीं हुई थी। बच्चे को अब भी एक निश्चित और प्रैक्टिकल तरीका ढूंढना था, जिसके सहारे वह अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सके। विचार जो चमत्कार करता है। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जो हासिल हुआ था वह कितना महत्वपूर्ण था, परंतु आवाज़ की दुनिया में पहली बार कदम रखते हुए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने उस हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी के निर्माता को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने पूरे उत्साह से अपना अनुभव बताया। उस पत्र में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से कंपनी ने उसके न्यूयॉर्क आने का आमंत्रण दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे फैक्ट्री में ले जाया गया और चीफ इंजीनियर को अपना अनुभव बताते समय उसके दिमाग में एक कल्पना, एक विचार, एक प्रेरणा, आप इसे चाहे किसी भी नाम से पुकार लें, कौंध गई। इसी विचार के आवेग ने उसकी कमजोरी को ताकत में, उसके कष्ट को संपत्ति बदल दिया, और इसी की वजह से हजार लोगों के जीवन में सुख की रोशनी फैल गई। इस विचार के आवेग का सारांश यह था, उसने सोचा कि अगर वह बिना हेयरिंग एड वाले लाखों बहरे लोगों को तो अपनी बदली हुई दुनिया की कहानी पहुंचा सके, तो वह उनकी मदद कर सकता है। एक महीने तक उसने गहन शोध किया, जिस दौरान उसने हियरिंग एड के निर्माता के पूरे मार्केटिंग सिस्टम का विश्लेषण किया। उसने ऐसे तरीके खोजे जिनके द्वारा वह बहरे लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सके। जब यह हो गया तो उसने 2 साल की योजना कागज पर बनाई, जो उसके विश्लेषण के परिणामों पर आधारित थी। जब उसने कंपनी के सामने अपनी योजना प्रस्तुत की तो उसे तत्काल नौकरी दे दी गई, ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षा को सच साबित कर सके। जब उसने यह काम शुरू किया तो उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वह हजारों बहरे लोगों के जीवन को आशा और राहत से भर देगा। उसकी मदद के बिना हमेशा बहरे बने रहने के लिए अभिशप्त रहते। मेरे मन में कोई संदेह नहीं कि ब्लेयर पूरे जीवन जीवन बहरा और गूंगा बना रहता, अगर उसकी और मैंने उसके मस्तिष्क को उस तरह के सांचे में नहीं डाला होता। जब मैंने उसके मन में प्रबल इच्छा का यह बीज बोया कि वह आम आदमी की तरह सुन और बोल सके, तो उस बीज के साथ एक ऐसा विचार भी गया। इसी विचार के कारण प्रकृति को एक पुल बनाना पड़ा और मस्तिष्क तथा बाहरी दुनिया के बीच की मौन की खाई को पाटना पड़ा। सच है, प्रबल इच्छा भौतिक रूप से आने के तरीके खोज ही लेती है। ब्लेयर ने यह इच्छा की असामान्य लोगों की तरह सुनने की शक्ति उसके पास हो, और अब यह शक्ति उसके पास है। वह एक कर्मी के साथ पैदा हुआ था वह एक कमी के साथ पैदा हुआ था, और उससे बड़ी आसानी से सड़क पर कुछ पेंसिलों और एक टीन के डब्बे के साथ भेजा जा सकता था। मैंने उसके बचपन में उसके दिमाग में जो छोटा सफ़ेद झूठ डाल दिया था, उसकी कमी दरअसल उसके सबसे बड़ा लाभ है कि वह उसके कारण सफल हो सकता है, अब सच साबित हो गया था। सचमुच ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वह सही हो या गलत, जिसे आस्था और प्रबल इच्छा मिलकर हकीकत में नहीं बदल सकते। ये गुण हर इंसान को मुफ्त में मिलते हैं। मानसिक केमिस्ट्री जादू की तरह काम करती है। मैडम सुमेन हैंक नामक सफल गायिका के बारे में छपी एक खबर से हमें यह पता चलता है कि वे इतनी सफल क्यों हुई। मैं उस पैराग्राफ को पूरा कोड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो राज की बात है वो है इच्छा, प्रबल इच्छा। अपने करियर की शुरुआत में मैडम सुमेन हैंक वियना कोर्ट ऑपेरा के डायरेक्टर से मिलने गई और उन्होंने अपनी आवाज़ का परीक्षण करवाना चाहा, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बार उस अजीब सी दिखने वाली और सस्ते कपड़े पहनने वाली लड़की की तरफ देखा और फिर रूखेपन से कहा, इस तरह के चेहरे और इस तरह के झूलिए से तुम ऑपेरा में सफलता की बात सोच भी कैसे सकती हो। देखो बच्ची, सपने देखना छोड़ दो, एक सिलाई मशीन खरीदो, काम में जुड़ जाओ। तुम कभी गायिका नहीं बन सकती, कभी नहीं, एक बहुत लंबा वक्त होता है कभी नहीं, एक बहुत लंबा वक्त होता है। वीना कोर्ट ऑपेरा का डायरेक्टर गायन की तकनीक के बारे में बहुत कुछ जानता था, परंतु वह इच्छा की शक्ति के बारे में बहुत कम जानता था, जो हद से बढ़ जाने पर जुनून बदल सकती है। अगर वह इस शक्ति के बारे में जानता होता तो वह बिना अवसर दिए प्रतिभा को ठुकराने की गलती कभी नहीं करता। कुछ साल पहले मेरा एक बिजनेस सहयोगी बीमार हो गया। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती हुई, आखिरकार उसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी कि उसके जिंदा बचने के आसार बहुत कम है, परंतु ये डॉक्टरों का विचार था, वह मरीज का विचार नहीं था। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो उसने धीमे से मुझसे कहा, चिंता मत करो चीफ, मैं कुछ ही दिनों में अस्पताल से बाहर आ जाऊंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भाव से देखा, परंतु मरीज सही सलामत वापस लौट आया। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो उसके डॉक्टर ने कहा, उसके जीवित बचने का एक ही कारण है, जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा। अगर उसने मौत की संभावना को पूरी तरह से अस्वीकार न कर दिया होता तो आज वह जिंदा नहीं होता। मैं आस्था के साथ साथ इच्छा की शक्ति के
मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि ये शक्ति लोगों को गरीबी की घाटी से सत्ता और संपत्ति के छोटे तक ऊपर उठा देती है। मैंने देखा है कि यह शक्ति कब्र से उसके मुर्दे चुरा लेती है, यानी कि यह लोगों को मरने नहीं देती। मैंने देखा कि इसी शक्ति के कारण लोग सैकड़ों तरीकों से असफल होने के बावजूद आखिरकार सफल हो जाते हैं। मैंने देखा कि इस शक्ति के कारण मेरा पुत्र आज सामान्य, सुखद और सफल जिंदगी जी रहा है, हालांकि प्रकृति ने उसे इस दुनिया में बिना कानों के भेजा था। इंसान किस तरह इच्छा की शक्ति का दोहन कर सकता है, किस तरह इसका प्रयोग कर सकता है, इसका जवाब इस पुस्तक के आगे आने वाले अध्याय में दिया गया है। यह क्यों होता है यह तो हम नहीं जानते, परंतु मानसिक केमिस्ट्री के किसी अजीब और सशक्त सिद्धांत के द्वारा प्रकृति प्रबल इच्छा के आवेग में ऐसा कुछ भर देती है, जिसके कारण इंसान असफलता शब्द को पहचानने से इनकार कर देता है, और इसी कारण वह कभी असफल नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, आपने कहानी सुनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जो आपके अंदर प्रबल इच्छा को जगाने के लिए काफ़ी है। इसके बाद अगला चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। जब तक आप दिल थाम के बैठिए, इंतज़ार कीजिए, आपको रियल में मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।